बेटा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि जो सीयूईटी है उसमें कौन सा सब्जेक्ट भरे, तो यार जो सब्जेक्ट तुमको आगे पढ़ना है वो भरो ना, उसी सब्जेक्ट को भरोगे बेटा जो तुमको आगे पढ़ना है, उसी को ही भरना आगे, समझ आई? मैम फॉर्म तो वही लगेंगे जो नीट के फॉर्म उसके लिए भरने के लिए लगे थे। हाँ, इससे तो कुछ नहीं यस लगेगा। बिल्कुल यस मैम। ठीक है बेटा, तो वही भरना है जो तुम आगे पढ़ सकते हो, है ना? फिजिक्स नहीं पढ़नी है तो फिजिक्स मत भरना, राइट? क्लियर? यो मैम। तो केमिस्ट्री, लेकिन बेटा केमिस्ट्री भर देना, बीएससी में केमिस्ट्री लगती है। केमिस्ट्री भर देना, केमिस्ट्री इतनी टफ भी नहीं आती, भर देना केमिस्ट्री। और मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट ये सब्जेक्ट जरूर भर देना। एक तो यार बोर्ड पे लिखते हुए मेरे को पता है आधे बच्चे फिर हो जाएंगे, तो थोड़ी देर से आएंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा। क्लास का टाइमिंग एक बार चेक कर लिया करो, कभी आगे पीछे हो। बेटा स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। यस मैम। तो ये ये जरूर बनना, बायो, ठीक है। सॉरी फिजिक्स नहीं भरनी मत भरो, तुम्हारी चॉइस है, किसी को पसंद है भर लो। केमिस्ट्री और साइकोलॉजी जरूर भरना, ठीक है बेटा, साइकोलॉजी जरूर भरना। साइकोलॉजी में बहुत स्कोप है आगे, अगर किसी का मन है तो बीए साइकोलॉजी भी कर सकता है, बहुत स्कोप है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी सी मैथ भी आती है इसमें, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, तो साइकोलॉजी पढ़ लेना एटलीस्ट। और मैं सजेस्ट करूंगी कि बायोटेक भर देना, हो सके तो माइक्रो, अगर तुमको बैक्टीरिया वगैरह में इंटरेस्ट है तो माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंट तो भरते ही हैं, और जिसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो ये वाला फील्ड देख लेना, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, लेकिन ये जरूर पढ़ना, बायो केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी जरूर पढ़ना, ओके। गुड इवनिंग मैम। तो कौन कौन से फॉर्म तुम्हें, गुड इवनिंग बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। कल आया था? नो मैम, फर्स्ट है आज। फर्स्ट क्लास है, अच्छा। हम लोग जिम्नोस्पर्म पे पहुंचे हैं, ठीक है। यस मैम। उसमें देख लियो, ग्रुप में हमने एक चार्ट भेजा, उसमें बताया कौन से चैप्टर कर लिए हैं, तो जो कर लिए है उसका वन शॉट देख लियो, ठीक। सीयूईटी का यस फॉर्म भरना है, नीट का आप लोग भर चुके हो। एम्स भरना है, एम्स में नर्सिंग का ऑप्शन है और आपके पास पैरामेडिकल का ऑप्शन है, बेटा दोनों भरना। जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एम्स की प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है, ओके। इसलिए टेंशन मत लेना, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। आईकर का पेपर अभी निकलेगा 1 अप्रैल को, फिर आईकर को भी भरेंगे, ठीक है, समझ आई? यस मैम। चाहे तुमको आगे एमबीबीएस, चाहे कुछ बच्चे ड्रॉप लेंगे, सीयूईटी सब भरेंगे, ओके। ड्रॉप तुम अपनी चॉइस से लेना है, मजबूरी में ड्रॉप नहीं लेना है, ये कोई कॉलेज नहीं मिला तो ड्रॉप लेना पड़ा, तो सीयूटी सब भरेंगे। और एम्स का अगर नर्सिंग में नहीं जाना है किसी को तो पैरामेडिकल तो सब भरेंगे यार, पैरामेडिकल एम्स से करना बहुत बड़ी चीज है, समझ आई? तो ये एग्जाम आप सभी को भरनी है, और ये मैंने बताया हम पैरामेडिक और साइकोलॉजी की। लेगा कि निकल गया है? बेटा निकल गया एम्स का, 30 को बंद हो जाएगा सब कुछ। यस मैम। ये देखो मेरे को कोई वीडियो कॉल कर रहा है, अबे ओ मेरे को कॉल मैसेज जितने मर्जी करो, मेरे को वीडियो कॉल मत किया करो, मेरे को शर्म आती है। मैम सीयूटी का कब तक भर सकते हैं? 30। मैम मैं ज्वाइन करती हूँ, आप कांटेक्ट आते हैं। मैम हम्म नर्सिंग और पैरामेडिकल में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है? दोबारा बोल बेटा। मैम नर्सिंग और पैरामेडिकल में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है दोनों में से? बेटा गवर्नमेंट से कर रही है तो दोनों अच्छे हैं, अगर गवर्नमेंट से नहीं कर रहे हैं तो फिर दोनों अच्छे नहीं है, बहुत मुश्किल होती है उसके बाद। नर्सिंग के बाद इंडिया में स्कोप बहुत कम हो जाता है, स्टार्टिंग पे स्केल बहुत कम है और वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। आप 12 आवर्स की शिफ्ट लगाते हो और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 6,000, वो बढ़ के 12,000 होती है या फिर वो 18 जाती है, तो दैट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आपको नर्सिंग करनी है तो गवर्नमेंट से करो, पीजीआई या एम से करो, उसके अलावा नर्सिंग करने का खासा फायदा नहीं है, इंडिया में नहीं है। फिर आप कनाडा या फॉरेन कहीं अप्लाई कर सकते हो, वहां पे पे स्केल बेहतर है। पैरामेडिकल में इंडिया में है स्कोप है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से कर रही है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगती है तो स्कोप है, क्योंकि वहां पे वो आपको जॉब भी देते हैं और आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, ठीक है, तब तो स्कोप है। अदरवाइज अगर प्राइवेट से कर रही है ना, प्राइवेट सेक्टर में जा रही है तो स्कोप नहीं है पैरामेडिकल में भी फिर, ठीक है। मैम पैरामेडिकल में वैसे होता क्या है? बेटा बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं इसके अंदर पैरामेडिकल के, तो तुझे इसमें देखना पड़ेगा।
डिपेंड करता है ना एरिया टू एरिया वाइज, पर मैं अभी भी वही सजेस्ट करूंगी बच्चों की पहले तो थोड़ा फिगर आउट करो तुमको क्या करने में इंटरेस्ट है। नहीं फिगर आउट हो रहा है तो उस कोर्स को जरा डालो, आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेगी, ओरिजिनल वीडियो देख लेना जो वो कोर्स कर रहा है उसकी, तो तुमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कोर्स का। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट से करना, जो भी करो सरकारी कॉलेज से करना, उसकी वैल्यू है। ठीक है, आ जाओ आप जिम्नोस्पर्म पे यार, खत्म करवा दो। हाँ मनीषा। मैम बस यही पूछ रही थी। मैम जो एम्स में बीएससी नर्सिंग के मैम एप्लीकेशन फॉर्म है मैम, उसकी बेसिक एप्लीकेशन की डेट 12 मार्च है या एक्सटेंड होएगी? बेटा 12 मार्च थी तो अब तक तो खत्म होगी नहीं होगी। यस मैम, मार्च तक की थी। हाँ 12 मार्च थोड़ी थी, 30 तक नहीं गया था। मैम मैंने सर्च किया था, वो बोल रहे थे कि लास्ट डेट मार्च तक की थी। मार्च तो अभी चल रहा है। मैम तो अब 12 उसके मार्च लिए तक नहीं की अप्लाई थी। कर सकते? बेटा जो नर्सिंग बोल रही है ना एम्स का, यस मैम। मेरे हिसाब से तो 30 थी। मैं किया था उसके लिए, अभी मेरे ओपन। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, मैं क्लास के बाद एक बार चेक करके बताती हूँ। ठीक है, क्लियर। ओके मैम। आ जाओ। जिम्नोस्पर्म याद है तुमको, हम लोग जिम्नोस्पर्म पे पहुंचे थे, इसको खत्म करना था हमने, है ना। ये भैया आ जाओ। स्क्रीन दिख रही है सबको बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये तो प्लांट किंगडम, अरे जिम्नोस्पर्म कहाँ गया? प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स, एक सेकंड, ये क्या है? ब्रायोफाइट्स कहाँ से मिल गया? चल यार मैं यहाँ से करा देती हूँ बेटा। लास्ट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म वाला। ओके देखो, अभी तक तुमने एल्गी करा, एल्गी के अंदर वेजिटेटिव पढ़ा तुमने, उसके बाद तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सिंपल था, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी का केसेस था, और उसके एग्जांपल्स हमने करे थे। फिर आए थे ब्रायोफाइट के बाद, सॉरी एल्गी के बाद कौन से पे आए थे हम लोग? ब्रायोफाइट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स और एल्गी में मेन फर्क ये था कि जो ब्रायोफाइट्स थे उसके पास रूट स्टेम और लीफ मिलते हैं। मैम मिलते हैं। मैम ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम फॉल्स होते हैं। हाँ, ट्रू रूट्स नहीं मिलते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, समझ में आई? और एल्गी के पास तो ये भी नहीं मिलते, तो ये फर्क था इनके बीच में। अब हमने ब्रायोफाइट्स में कौन सा एग्जांपल, दो क्लासेस पढ़े थे। सबसे पहली क्लास मोसिस। मुझे बताओ प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, किस में आती है स्टेजेस? लीवर वॉट के जो राइसोइड्स होते हैं, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। बोथ होते हैं, है ना, बोथ होते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, उसके बाद हम आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनमें रूट स्टेम और लीफ होते हैं। Yes, ma'am. टेरिडोफाइट के अंदर हमने पढ़ा था कि इनके जो लीव्स होते हैं उनमें से कोई लीफ मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होकर वो लीफ आके स्पोर बनाता है अपने ऊपर। तो जो मॉडिफाइड लीफ होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? बेटा टर्मिनोलॉजी सही रखना। तो अगर ये स्पोरोफिल है तो स्पोरोफिल के अंदर जहां पर स्पोर फॉर्मेशन होगी उस रीजन को क्या बुलाएंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, करेक्ट। अगर ये एक ही जैसे स्पोर बना रहा है, मान लो सारे के सारे फीमेल स्पोर बना रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस? दो होमोस्पोरस के नाम बताओ, एग्जांपल। याद करा था हमने, ऑर्बिपेटेरिस गाना गाना, ओडियम से लाइकोपोडियम, और आर्थोप्टेरिक्स हमने क्या याद करा था? ड्रायोपिटेरिस, है ना, राइट। ये दोनों थे होमोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस के दो एग्जांपल क्या थे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम है? एल्पिनिया एंड सिलेजिनेना, है ना। शाबाश, गुड। ठीक है, ये तुमसे पूछते हैं क्या वैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पूरे सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं? वेस्कुलर सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट हो चुकी थी? यस मैम।
और सीड फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो इससे स्टार्ट हुआ था, यस मैम। यस मैम। जिम्नोस्पर्म पे, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी जिम्नोस्पर्म की, स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट? स्पोरोफिट। और टेरिडोफाइट की कौन सी होगी? स्पोरोफाइट। कौन सी होगी? एलवी, गैमेटॉइड। गैमेटोफाइट। अगर तुमको एकदम से आंसर नहीं आ रहा, उसका सिंपली मतलब ये है कि तुमको इसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। घबराना नहीं है, बार बार रिवाइज करना है, ओके भाई। इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ ताकि तुमको खुद पता चले कि तुम्हें आ रहा है या नहीं, राइट। तो देखो, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं मेन बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, ह्यूमिड और ड्राई कंडीशन में मिलेंगे, ये बहुत ड्राई कंडीशन में भी रह सकते हैं। अब तुम्हारे घर के आसपास जो जनरली पेड़ है ना, जिनपे फूल वगैरह नहीं लगते, वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं। दुनिया के लार्जेस्ट ट्री जो है ना, वो जिम्नोस्पर्म ही है एक्चुअली, एंजियोस्पर्म्स नहीं है। पाइनस ट्री तुम्हारे घर के आसपास होगा, पहाड़ों में तो बहुत मिलता है, इसको नोकीली से होते हैं पत्ते, देखा? यस मैम। That is also a gymnosperm, that's not an angiosperm, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रूट्स क्यों है। यार एक सेकंड, मुझे इसकी एनसीईआरटी भूलनी पड़ेगी क्योंकि वहां से बहुत बिल्कुल सीधा सीधा है। हाँ बेटा बोल। देखो दिख रहा है जिम्नोस्पर्म? यस स्क्रीन मैम। दिख रही है? ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। आओ फटाफट इसको खत्म करते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। देखो, जो जिम्नोस्पर्म है उसको जिम्नोस्पर्म क्यों बोलते हैं भाई? इसका मतलब सिंपली होता है जिम्नोस मीन नेकेड सीड। इनके पास सीड होता है लेकिन आसपास फ्रूट नहीं होता है, यही इनकी स्पेशलिटी है, ठीक है, राइट। तो ये हमेशा नंगू पुंगू रहते हैं। याद रखना, जो लाइन तुमको देखो, नीट वाले कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, कितनी सिंपल बात है ना। तुमको पता है कि कोई आसपास फ्रूट नहीं है, फिर भी वो लिखेंगे कि जो सीड होता है वो एक्सपोज होता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट को। मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन के भी जो ओव्यूल पड़ा है ना, वो अकेला पड़ा है नंगा पुंगा, ठीक है। और जब ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब भी वो नंगा पुंगा पड़ा होता है। तो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये वर्ड है, इसको अंडरलाइन करो। कौन सा पेज नंबर है ये? 38। शाबाश, ठीक है। देखो, द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर नेकेड, वही लाइनें बार बार लिख रहा है, ठीक है। ये मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, इसको अंडरलाइन करो। रेडवुड ट्री जिसे सीक्वा कहते हैं, इसके बाद चाहे गूगल करके देख लेना, बहुत बड़े पेड़ होते हैं ये। तो दुनिया के सबसे बड़े पेड़ है वो एक्चुअली जिम्नोस्पर्म है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है ये पूरी, ठीक है। अब इनके पास रूट होती है दो तरीके की, अपना मॉर्फोलॉजी में करेंगे, अभी के लिए समझ लो कि जिम्नोस्पर्म के बाद दो तरीके की रूट है। एक है टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है कि अगर ये मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर सीधी एक मेन रूट जाती है और उससे सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स निकलती है, दिस इज टैप रूट। तो आपको जिम्नोस्पर्म में ये मिलेगी। इसके अलावा आपको कौन सी रूट मिल सकती है? कोलोरॉइड रूट्स। कोलोरॉइड रूट्स कैसी होती है? नीचे से गोले बनाती है, कहीं कहीं गोलू बने होते हैं। तो ये गोले क्या होते हैं? ये गोले वो पोजीशन होती है जहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया आके भी रहते हैं, ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। देखो, जनरली रूट में मॉडिफिकेशन इसलिए होती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाए, क्योंकि मिट्टी से नाइट्रोजन प्लांट अकेले नहीं खींच पाता। तो ये वाली रूट को हम बोलते हैं कोलोरॉइड रूट, समझ आई? यो मैम। अंडरलाइन कर फटाफट। Yes, ये ma'am. टैप रूट लिखा, टैप रूट लिख लो, ठीक है। और अपने पास कोलोरॉइड रूट है, ये भी कोलोरॉइड रूट है। अभी आपसे पूछेंगे, अगर आप टैप रूट की बात कर रहे हो, वो अकेले पड़ी है, तो आप जब भी पहाड़ों में देखते हो ना पाइनस ट्री, हमेशा उसके रूट्स के साथ हमेशा फंगल एसोसिएशन रहती है, तो उसको आपको बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एसोसिएशन आपको पाइन ट्री में मिलेगी, जो आपके घर के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। जो साइकस है ना, उसके पास आपको मिलेंगे कोलोरॉइड रूट। तो कैसे याद रहेगी? सी से साइकस और सी से कोलोरॉइड रूट, याद रह जाएगा। यो मैम। ये Yes, फोर का क्वेश्चन है, इन दोनों में कंपैरिजन आएगा। एनसीईआरटी ने डायग्राम में भी इसी को दिया है, देखो, जिम्नोस्पर्म में साइकस, ये पाइनस, और ये अपना गिंको। गिंको इज ए लिविंग फॉसिल। अपनी ना पूरे ग्रुप में से सिर्फ गिंको है जो जिंदा है, बाकी इसके ग्रुप के जितने प्लांट्स हैं सब मर चुके हैं। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल जिंदा है ना बहुत सालों से, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आई, अपा उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। जैसे किंग क्रैब है ना, वैसे ही है ये, मतलब लिविंग फॉसिल का मतलब, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और लाइन है जिससे क्वेश्चन बनता है। जो स्टेम होती है वो ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। तो कभी पाइनस का ट्री आपने देखा होगा, उसमें से ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। तो जो ब्रांचेस वाला है दैट इज पाइनस एंड सिडार। सिडार का पेड़ भी आप लोगों ने देखा होगा। और जो अनब्रांच है दैट इज साइकस। तो बेटा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो अपने घर वाला पाइनस याद रखना कि उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन है और वो ब्रांच होता है, ठीक है। साइकस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो एक ये 4 मार्क का अंडरलाइन किया। अपना आंसर देखना, साइकस द पाइनेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। पाइनेट लीफ कैसे होते हैं?
अभी लीफ फाइलोटैक्सी में मैं तुम्हें सिखाऊंगी, अभी के लिए सीख लो कि एक डंडी है वो पूरी ऊपर चलेगी और उससे छोटे छोटे पत्तियां निकल रही है, जैसे नीम का पेड़ होता है ना, आपने कभी नीम की पत्तियां देखी हो? Yo-yo, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. तो मैं इसको पत्ते नहीं कहते, बायो में इसको लीफ लेट कहते हैं, लीफ लेट। तो फिर लीफ का है, इस पूरे को टुगेदर हम एज ए लीफ कंसीडर करते हैं, ठीक है। आउटर लाइनिंग नहीं है इसकी, लेकिन इस पूरे को हम कहते हैं कि ये एक पूरा लीफ है और इस लीफ के ऊपर बहुत सारे लीफलेट निकले हैं और इसके सेंटर वाली जो एक्सिस होती है उसे रेकिस कहते हैं। इस तरीके की अरेंजमेंट इज नोन एज पाइनेट। तो पाइनेट लीफ का एग्जांपल है साइकस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोर्फोलॉजी में मैं जब कराऊंगी तो वहां से ये कंपेयर होगा, इसे अंडरलाइन करो। एक्सट्रीम ह्यूमिड कंडीशन में ये तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, और ठंडे इलाके में भी बढ़िया तुमको मिल रहे हैं। इनका नीडल लाइक सरफेस क्यों होता है? अब देखो ये क्वेश्चन आएगा, जो कॉनिफर इज अ वेराइटी जो पाइनस की होती है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इन कॉनिफर से याद रखना, पाइनस ट्री तो तुम्हारे घर के आसपास है। इनके लीफ कैसे होते हैं? नीडल लाइक। तुम देखते हो हरी हरी डंडिया सी बनी होती है नीडल की तरह, वो इसके पत्ते होते हैं। तो डंडी की तरह क्यों होते हैं वो? ताकि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सके, ताकि ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर न जाए। और इनके ऊपर थिक क्यूटिकल भी हो सकता है, वैक्सी कोटिंग। और इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं? जैसे ये पत्ता है ना, मान लो लीफ है, तो लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं बिल्कुल नीचे को घुसे होते हैं, ताकि सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। तो इससे क्वेश्चन बना है PYQL। करा अंडरलाइन? समझ आया? देखो लास्ट नेक्स्ट लाइन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं? मैम दोनों होते हैं। बेटा मेनली ध्यान से सुन, मेनली होमोस्पोरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सिलेजिनेना, सेल्विनिया, ठीक है। तो मेनली होमोस्पोरस है, लेकिन एक्सेप्शन है सिलेजिनेना, सिल्वेनिया। लेकिन जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस। अंडरलाइन करो इसको। यानी कि एक स्पोर है, जब ये स्पोर जर्मिनेट होगा ना तो मेल प्लांट बॉडी बनाएगा, और जो दूसरा स्पोर है ना, जब ये जर्मिनेट होगा तो फीमेल प्लांट बॉडी बनाएगा। समझ आई? यो मैम। दो टाइप के स्पोर है, मेल एक बनाएगा मेल वाला स्पोर मेल प्लांट बनाएगा, फीमेल वाला स्पोर फीमेल प्लांट बनाएगा। अब उसका नाम रख लेते हैं। अगर मेल वाला स्पोर है तो स्पोर को मैं क्या नाम दूंगी? माइक्रो मेगा। बेटा अब सिर्फ टेरिडोफाइट याद रखो, इसमें भी वही होता है। बेटा माइक बंद करो। लीफ है, एक लीफ मॉडिफाई हो गया, और अब ये लीफ मॉडिफाई होके मैं इसको क्या बुलाऊंगी, किस नाम से? स्पोरोफिल, है ना। लेकिन मैं इसको, ये मेल वाला सिर्फ मेल स्पोर बनाता है, तो मैं इसको बोलूंगी माइक्रो स्पोरोफिल। कह दूं? यो मैम। इसके अंदर जहां पे स्पोर बनेंगे उस लोकेशन को मैं क्या बुलाऊंगी? स्पोरेंजिया। उसके आगे माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा दे, मिल गया ये तुमको। और इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उस स्पोर्स को मैं क्या बोल दूंगी? अभी जिम्नोस्पर्म है तो मैं वर्ड लूंगी पोलन ग्रेन्स। समझ आई? यो मैम। अब नीचे आओ, ध्यान से नीचे आओ। फीमेल के केस में एक लीफ मॉडिफाई हुआ तो मैं उसको क्या बुलाऊंगी? मेगास्पोरोफिल। जहां पर स्पोर्स बनेंगे उस रीजन को क्या बुलाऊंगी? हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसके अंदर आपको एग, एक्चुअली अंदर जाके आपको एग मिलेगा, जब इसने स्टोर करके मॉडिफाई करके रखा होगा अपने अंदर ही, ठीक है। और पॉलिनेशन कैसे होगी? पोलन ग्रेन हवा से उड़ के फीमेल वाले पार्ट में चले जाए, ठीक है। समझ आया? यो मैम। लाइन है जहां से क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखो सारे, ये डायग्राम के साथ। The microspore develop into a male gametophyte। जो माइक्रोस्पोर है, छोटे छोटे स्पोर्स है ना, जो लास्ट में पोलन ग्रेन बनाएंगे, they develop into male gametophyte। मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन का मतलब क्या होता है? ये दूसरा नाम है किसका? पोलन ग्रेन का। अगर आपको याद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करा था हमने, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में चेंज होते हैं, जो हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ये, ठीक है। अबंडेंट नहीं बने, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही होते हैं ये पूरे प्लांट। समझ आए? Yes ma'am. The reduced gametophyte is called pollen grain। ओके, तो मुझे एक बात बताओ अपने दिमाग से, ये पोलन ग्रेन कहाँ बने? माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर बने या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बने? अंदर बने। विदन को सर्कल लगा लो। अब क्या होता है ना, इनके केस में ये जो पत्ते होते हैं, तुमने कभी ऐसे पत्ते नहीं देखे होंगे, लेकिन तुमने कभी ऐसे कौन से लटके हुए देखे?
ब्राउन ब्राउन कलर के। Yes, ma'am. क्या होता है, ये माइक्रोस्पोरोफिल जो लीव्स होते हैं ना, ये हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होने के बाद ये कॉर्न स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो तुमको मेल कॉर्न फीमेल कॉर्न मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन बनता है वो देखो, पाइनस के केस में तुम्हें मेल और फीमेल कॉर्न एक ही प्लांट पे मिलता है या नहीं? Yes, ma'am. बेटा सेम। तो ये बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन साइकस के केस पे आपको ये अलग अलग प्लांट पे मिलता है। क्लियर? तो इसे अंडरलाइन कर लो। Yo, मैम। तो साइकिल्स के केस में आपको अलग अलग ब्रांच के ऊपर मिलता है, ये अलग लाइन है। तो ये यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। करें अंडरलाइन? Yo, मैम। इतना ही था और कुछ है नहीं इसके अंदर। सेम प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, वो आता भी नहीं। अभी तो देखो, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स एंड मेल, ये देखो एक लाइन यहाँ से। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आप देखते थे ना कि आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, याद है? यहाँ पे फीमेल का स्ट्रक्चर बना हुआ था, आपने बनाया था लिवर वॉट के अंदर। Yo, मैम। मेल का स्ट्रक्चर अलग से बनाया था, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी ना। लेकिन जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है। फ्री लिविंग नहीं होते वो, प्लांट के अंदर ही होते हैं, उनके अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कौन तो आपने लटकते हुए देखे हैं ना, उसके अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो अलग से कोई प्लांट नहीं बनाता। समझ गए? Yo, मैम। Yes, ma'am. बस बेटा इतना सही जिम्नोस्पर्म है आपका। एंजियोस्पर्म अब मैं तुमको अगले वाले के साथ कराती हूँ, करा दूं? Yes, ma'am. ओके ब्रायोफाइट। चलो, ये वाला चैप्टर हमने बहुत बार टेस्ट भी दिया है क्लास में, है ना? और इसको हमने बहुत बार पढ़ा भी है, इफ यू रिमेम्बर। याद है नालायक को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कितना होता है। अब ये देखो, ये मर गया। अच्छा यार, तो आज से तुम लोग फिजिक्स स्टार्ट करोगे? Yes, ma'am. ओके ठीक है बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट। अबे खुल जा, इतने में तो टॉपिक हो जाएगा हमारा। और केमिस्ट्री का कैसे चल रहा है? मैथ का चल रहा है। अच्छा चल रहा है। मनीषा क्लास ज्वाइन नहीं करी क्या? मैम कौन सी? मेरे को तो मनीषा का मैसेज आया जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हुई है। मैंने वो मैम मैम क्लास 6:30 से पहले स्टार्ट होती है। क्या मैम 6:30 से पहले स्टार्ट हो जाती है क्लास। बेटा 6:15 पे हुई थी आज क्लास स्टार्ट। आपकी फिजिक्स क्लास हो रही है ना, तो इस वजह से। यस मैम। एक बार ना ग्रुप में 5 बजे मैसेज देख लिया करो, अगर कोई भी चेंज होगा तो तुमको इन्फॉर्म हो जाएगा। एक बार बस मैसेज चेक कर लिया करो, ठीक है? यस मैम। ठीक है जी, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लेते हैं। सॉरी यार, यहाँ लाइट नहीं है तो तुमको मैं दिखूंगी नहीं। अब तो मुझे भी नहीं कुछ दिख रहा सिर्फ स्क्रीन के अलावा। एनीवेज, तो इसमें हम लोग मेल का पार्ट करते हैं, फिर फीमेल का पार्ट करते हैं, फिर हम करते हैं कि उनकी गैमेट फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, उसका एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है कभी पहले ग्लोबुलर शेप का होता है, फिर वो हार्ट शेप का बनता है। ठीक है, उसके बाद हम उसके कॉटिलिडन पढ़ते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉटिलिडन, 2 स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, उसको स्टडी करते हैं। लास्ट में हम लोग सीड एंड फ्रूट पढ़ते हैं, राइट? तो इस ऑर्डर में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और इससे काफी नंबर खींचे जा सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? तो लेबल करने आएंगे ऐसा तो मुझे लगता नहीं है नहीं? तो बच्चे वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये आपको मेल और आगे के डायग्राम लेबल करने के लिए भेज सकते हो। तो मैं सीधा इस पे जंप कर रही हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। ठीक है, यस मैम। देख ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को घुमा के इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। ये अकेला चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है जी, तो जो ये बात कर रहे हैं हम स्टेमन की बात कर रहे हैं। स्टेमन होता है मेल वाला पार्ट, ठीक है? पूरे पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। जिसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं, और नीचे वो जो स्टॉक होती है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इतना क्लियर है हमें? देखो यहाँ क्या लिखा है, जिस वर्ड्स पे ध्यान देना है कि ये जो एंथर होता है वो जनरली बाइलोब्ड होता है। ठीक है, तो नॉट ऑलवेज, इसको लिख लो जान यार। ऑलवेज, अगर वो ऑलवेज लिख देंगे तो गलत है, जनरली बाइलोब्ड होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है वो इससे, प्रॉक्सिमल एंड मतलब होता है पास वाला, तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। तो ये थैलेमस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये है थैलेमस जहाँ से सब कुछ अटैच होता है, तो दिस इज थैलेमस। थैलेमस के पास क्या है? फिलामेंट।
और थैलेमस से दूर क्या है? एंथर। Anther. पास वाले को मैं क्या बोलूंगी? प्रॉक्सिमल। Proximal. और दूर वाले proximal, को Distal. distal, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसको अंडरलाइन कर लो। वैसे हमने करी हुई है, आई थिंक तुम्हारा एनसीईआरटी भी अंडरलाइन होगी इसकी, हमने काफी और पढ़ा। Yes, ma'am. yes ma'am, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे आते हैं। देखो एंजियोस्पर्म में एंथर बाइलॉब्ड है, ठीक है। हर लॉब के पास 2 थीका होते हैं, तो डाइथीकस भी होते हैं। टेट्राथीकस वगैरह कुछ मत करना, तो याद करना एनसीईआरटी में लिखा था बाइलॉब डाइथीकस, बाइलॉब डाइथीकस, बस इतना ही करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। बात कर लेते हैं, नीचे आते हैं। अगर मैं सेंटर को काट दूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, ठीक है। ये एक लोब है, इसमें 2 थीका, ये खाली स्पेस है सेंटर की, ठीक है। ये दूसरी लोब है और इसमें 2 थीका है, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन कहाँ आता है? अगला क्वेश्चन आता है आपको पोलन ग्रेन कहाँ जनरेट होता है? ये सेंटर वाली स्पेस में जनरेट होता है, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कितनी लाइनिंग से कवर होता है। तो टोटल इसकी कितनी लाइनिंग होती है? 4 4 बॉल लेयर से कवर। हाँ, आउटर टू इनर, ठीक है। आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडल लेयर और फिर टेपिटम। बाहर की जो 3 लेयर होती है, 3 लेयर, वो किसका काम करती है? प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस का, ठीक है। एंथर डेहिसेंस होता है और यहाँ पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और टेपिटम किसका काम करती है? Nourishment. यस। टेपिटम के बारे में एक लाइन, एक तो क्वेश्चन ये बन गया टेपिटम का। दूसरा क्वेश्चन है कि जो टेपिटम होता है उसके सेल कैसे होते हैं? एक तो उनके पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। डेंस का मतलब होता है गहरा, ठीक है। डेंस होता है, जैसे हनी देखा आप लोगों ने, शहद Yo-yo, ma'am. yes ma'am, और पानी। अगर तुम शहद को फेंकोगे तो शहद धीरे धीरे नीचे जाएगा ना, ठीक होता है, लेकिन पानी बहुत जल्दी फैल, राइट। तो हनी इज डेंस, वैसे ही इसका साइटोप्लाज्म डेंस हैवी है। और इसके टेपिटम के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। टेपिटम पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर। yes क्वेश्चन ma'am, आएगा, क्वेश्चन आएगा एंथर की लेयर बताओ, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर। ध्यान से पढ़ना वो क्या पूछ रहा है, आउटर पूछ रहा है पहले या इनर पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। अपनी आंसर शीट में साइड में लिख लेना क्वेश्चन पेपर पे, पहले लेयर उसके बाद आंसर करना, क्लियर। Yo-yo, ma'am. yes मa'am। इसके सेंटर में इस साइड पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, सबको पता है स्पोरोजिनस टिश्यू। उसमें से स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल इवेंचुअली किसमें चेंज हो जा रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और वो आगे जाके पोलन ग्रेन बनाते हैं। इतना पता है हमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ये इसकी हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे बेटा, एक बार रीड कर लेना। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तुमको यहाँ से बता रही हूँ। ये डायग्राम है ना, कहाँ गया मेरा? ये पहले से अंडरलाइन है, कहाँ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? देखो यार, अभी तो बढ़िया चल रहा था, ऐसे कैसे चलेगा? स्लाइड पे लेके आते हो ना, फिर मजा नहीं आता। ये एक ही कॉपी पे आ जाता तो बढ़िया चली जाती है फाइल। कल से स्लाइड पे लेके आऊंगा, अगर ये इतना समय लगाएगा तो। सो गया ये, फिर से मर गया। डिलीट कर देते हैं। और बताओ भाई, क्या हाल है? रिलोड कर दे यार। ठीक है, आप बताओ। कैसे वेदर है तुम्हारे वहाँ? मैम अच्छा है मौसम. अच्छा है मैम, बारिश वाला. बारिश वाला मौसम है। यस मैम। मैं इस टाइम चेन्नई आई हूँ मेरी सिस्टर के पास, तो यहाँ तो भैया अत्यंत गर्मी है। भूत बन गया आज मेरा, बाहर गई और मैं रास्ता भूल गई यहाँ पे सोसाइटी में। वो पागल होगी मैं, इतनी गर्मी थी, तराई होगी मेरी चारों तरफ से। मैं कहा इतना पसीना तो बहुत सालों बाद आया जिंदगी में। बहुत गर्मी है यहाँ पे। बीच पे गए थे? बीच पे भी मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत गर्मी है, मर जाएंगे बीच पे जाएंगे तो। आपका वेट लॉस हो गया ना? मेरा वेट लॉस? यस मैम, कैसे पता तेरे को भी? आपने ही तो बोला ना। अच्छा, हाँ हो सकता है, हो गया होगा। गर्मी बहुत है यार, खुल जा भाई। क्या चाहता है ये? हाँ बहुत गर्मी है यार यहाँ पे। उफ, मैं नीचे नहीं जाऊंगी यार, ये फिर रोने लग जाएगा। आ जा, चलो ये 4 डायग्राम, ठीक है। देखो मैं करे आओ, मैं तुम्हें ये दिखा देती हूँ पोलन ग्रेन। भाई इस पे क्वेश्चन आता है, हल्के मत लेना इसको। पोलन ग्रेन वाले डायग्राम पे ये देखो, ये अपना पोलन ग्रेन, दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल की पोलैरिटी क्या होगी? N या 2N?
मियोसिस 1 and 2। तो आपके पास क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, टेट्राड। ये चारों के चारों आगे जाके क्या बनाते हैं हमारे? पोलन ग्रेन। तो उसमें से एक की डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से माइक्रोस्पोर टेट्राड में से आपने एक माइक्रोस्पोर निकाला है, तो ये मेरा माइक्रोस्पोर, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर में ये दिखा रहा है आपको वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। ध्यान से देखना कहाँ पे क्या लेबल है। एक बार क्वेश्चन आया था ये इस सिमेट्रिकल स्पिंडल को लेबल करने के लिए, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? मैम चैट बॉक्स। मैम इस बार पता नहीं, बोल रहे हैं नीट का पेपर 20 जून को है। सच में बताओ मैम। बेटा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं दे दूंगी, इग्नोर क्या करना है इसमें। क्लासरूम में तेरा क्या है, बाद में बात करिए मुझसे इस बारे में। इधर आ, पहले पढ़ तो ले, पेपर तो देने तभी जाएगी। ये देख बेटा, अब इसमें होती है एस में, ये दिस इज माइटोसिस हो रही है ना अंदर, तो इसमें माइटोसिस होगी, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइड बड़ा सेल बन जाएगा वेजिटेटिव सेल, जो न्यूट्रिशन का काम करेगा, राइट। और ये पोलन ट्यूब बनाने के लिए गाइड भी करेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जनरेटिव सेल है। अब ये 2 सेल स्टेज है, या तो पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज होता है, या फिर पोलन ग्रेन इसमें और माइटोसिस होती है। और कौन सी स्टेज में रिलीज होता है? दो मेल गैमीट मिलते हैं, करेक्ट। यस मैम। यहाँ पर लिखा भी है, ध्यान से देखिए। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेड होते हैं 2 सेल स्टेज में। तो ये 60% एंजियोस्पर्म की बात है। तो बचे हुए 40% कैसे होते हैं? 3 सेल लिखा है। बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर एंटाइन। छोटी सी जगह होती है जहाँ पे छेद होता है, जिसको हम बोलते हैं जंप पोर। जंप पोर के थ्रू पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। और ये पूरी की पूरी लेयर के अंदर कौन सा होता है मटेरियल? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन कहाँ एब्सेंट होता है? शाबाश, ठीक है। पोलन ट्यूब्स को न्यूट्रिशन रिच होती है। ये देखो, ये पोलन ग्रेन है ना, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है ना, इसमें बहुत न्यूट्रिशन है, तो इसको लोग खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता था वो यहाँ से बनता है। ये वाला पार्ट याद है आपको? इस वाले पेज पे आओ। मैम आपसे पूछ लेगा कि अगर जो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है वो कब तक वैलिड रह सकता है, मतलब कब तक सही रह सकता है ना। तो वो आपको रटा मानना है। बेटा माइक बंद कर ले। पोलन ग्रेन यूज कर देते हैं वायबिलिटी 30 मिनट्स के अंदर कुछ केसेस में। अब इसका सिर्फ उसने एग्जांपल दिया था, हमने कैसे याद किया था कि एक डिनर टेबल है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे रोजेस लगा रखे हैं, ठीक है। यो मैम। और हमने खाने के लिए क्या बनाया? वेजिटेरियन लोगों का डिनर टेबल है, तो यहाँ पे बनी हुई है दाल और साथ में पोटैटो भी नहीं। पोटैटो, है ना। तो ये क्या बात हो रही है? फैमिली रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी। वायबिलिटी कुछ मंथ्स तक रहती है, स्पेसिफिकली मेंशन करा है ना ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दूसरा क्वेश्चन नीचे बनता है कि पोलन ग्रेन को हम सीड बैंक्स में स्टोर करके रख सकते हैं कितने, किसके अंदर? इन लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर क्या है? -196 डिग्री सेल्सियस। बेटा माइनस याद रख लेना, ओके। Ex-situ कंजर्वेशन है। यस मैम। यस मैम क्या पूछ रही हूँ मैं इधर से? इन सिटू है या एक्स-सिटू है? एक्स-सिटू कंजर्वेशन, जगह से निकाल के बाहर कंजर्व करा है, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, समझ आई। उसके बाद आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पे। फीमेल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल वाले पार्ट की ये बात पढ़ लेना, मैं तुमको ये मोर्फोलॉजी में दोबारा पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं इस पे ध्यान नहीं देना चाहती ज्यादा। इधर आओ। प्रेसेंटेज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। बेटा फीमेल में हमेशा ऐसे बनाते हो ना, तो दिस इज ओवरी। कहाँ है? यहाँ पर प्लेसेंटा होता है नीचे ओवेरियन कैविटी के अंदर, दिस इज प्लेसेंटा। तो ये लाइन लिखी है यहाँ पे पोजीशन पे। बायो में जब भी कोई पोजीशन पे लाइन लिखी हो ना, उसको सीरियसली लेना, वो आपसे पूछते हैं, समझे। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना अपना, ये पूरे फीमेल पार्ट को किस नाम से बुलाते हैं बच्चे? पिस्टल। पिस्टल, पिस्टल, पेटल नहीं। पिस्टल का जो बेस है वो स्वेलन है ना, जिसे हम ओवरी बोलते हैं, तो ये इसका बेसल पार्ट है। देख बेटा यही लाइन यहाँ लिखी है एनसीईआरटी में। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टल इज नोन एज ओवरी। समझ आई? यस मैम। नीचे आते हैं हम लोग। ये मैं तुमको लिखवा रखे है, याद कर लेना। हिबिस्कस का है, पेपरवर्क का है, मिशेलिया का है।
अब ये जो ओव्यूल है, एक बार इस पे हमारी कोई डिस्कशन भी हुई थी, ये कौन सा ओव्यूल का डायग्राम है? एनाट्रोपस है या दूसरा है कोई और है? कुछ मेंशन नहीं करते, सिर्फ इसको कर दो तो यार एनाट्रोपस याद रखना। इस डायग्राम की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बता दो पोलन ट्यूब कहाँ पर एंटर करेगा, हाइलम पे या माइक्रोपाइलर पे या चिलाजल पे? सिर्फ वही है माइक्रोपाइलर। क्या यहाँ पर इंटेगुमेंट है माइक्रोपाइलर के पास? यस, शाबाश, गुड गुड गुड, याद है तुम लोगों को। ठीक है, नीचे आते हैं। इतना तुम कर लोगे, इसकी पोजीशनिंग। नीचे आते हैं और ये रहा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। आई थिंक अब तो नीचे वाला खुल गया होगा डायग्राम। ये कराना चाहती हूँ मैं ताकि एक ही बारी दोनों हो जाए। तो बच्चा जोर जोर से चीख रहा है बाहर, लगता है उसे कुट पड़ रही है, कुट। यार इसी चैप्टर में वो डायग्राम है ना जहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस बना है, इसी में है। मुझे भलेखा लग रहा है ऐसे जो चार्ट बना हुआ है। नहीं मैम इसमें नहीं है वो कौन से चैप्टर में है वो? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं यार, मैं इसमें क्यों हूँ? रिप्रोडक्शन में है वो। अच्छा, इसलिए मेरे को उम्मीद नहीं रहा। सॉरी यार, मेरे को भलेखा लग गया। तो बात में अजय रात, सॉरी। तो मेगास, ओके, ये मेरा एम्ब्रियोसेक है, सबको दिख रहा है ना पिक्चर? यस फ्रंट की तरफ एक सेल मॉडिफाई होगा, उसको अपन क्या बुलाऊंगी? मेगास्पोर। मदर सेल में आगे क्या हो जाएगी? माइटोसिस, मियोसिस। बेटा कॉन्फिडेंटली बोला करो, समझ आई? जब भी मैंने मदर सेल बोला है ना, उसमें हमेशा हमेशा मियोसिस ही होती है, माइटोसिस नहीं होगी। मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद कितने सेल बन जाएंगे? मियोसिस 1, मियोसिस 2 होने के बाद हमेशा 4 सेल बनते हैं, ये तो लॉ है। 1 2 3 4 बस। देखो मेल के केस में ये सारे के सारे सेल मिल आगे चल के पोलन ग्रेन में चेंज होते थे, लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है, 3 जो होते हैं वो हो जाते हैं बस। जो एक बचता है वो आगे चल के क्या बनाता है? मेगास्पोर। मेगास्पोर आगे चल के बना देगा ओव्यूल, है ना बेटा, है ना? एग सेल जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर एग सेल भी मिलेगा आपको, राइट? तो ये एक सेल बचेगा जो आगे चल के आपका चेंज होता चला जाएगा, ठीक है? अब ये पूरा एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन करेगा। इस सेल को और बड़ा कर दो और इसमें होगी माइटोसिस। बेटा कितनी बार माइटोसिस होती है इसमें? मेगास्पोर। बेटा कितनी बार माइटोसिस होती है? 3 बार। दोबारा पूछ रही हूँ, कितनी बार माइटोसिस होती है? मैम 3 टाइम। 3 बार। और कोई ट्राई करेगा? 4 टाइम या 3 टाइम? 4 टाइम। 4 टाइम, ठीक है? 4 टाइम इधर आते हैं, तो यहाँ पे 4 टाइम। देखो ध्यान से बेटा, इस डायग्राम में गलती क्या थी, हमको ये याद रखना था कि कहाँ पर दे रखा है चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। एक एंड पकड़ लो, ये माइक्रोपाइलर एंड है ना, तो यहाँ के सेल है जो आगे मैच्योर हो रहे हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड है। बस नीचे जाके देखो ये डायग्राम में उल्टा होगा, ऊपर चलाजल कर दिया। बस ध्यान रखना, या गड़बड़ी मत करते ना, ये दोनों डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग है। माइटोसिस होने के बाद फाइनली हमारे पास एम्ब्रियोसेक बनता है, जिसमें चलाजल एंड पे आपके पास क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल। और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है? सिनर्जिड्स। एग apparatus। हाँ, इन सिनर्जिस प्लस एग। सिनर्जिस प्लस एग को हम क्या बुलाते हैं? एंटीपोडल नहीं आता ना इसमें, सेंट्रल सेल भी नहीं आता, सिर्फ सिनर्जिस और एग को बुलाते हैं हम। क्यों? क्योंकि सिनर्जिस गाइड करते हैं ना पोलन ग्रेन को अंदर आने में, मेल गमीट को अंदर आने में, इसलिए सिनर्जिस और एग्स को हम लोग एग अपैरेटस कहते हैं, करेक्ट? इसमें जो गाइडेंस सही से देते हैं दैट इज फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो सिनर्जिस के पास होते हैं। सेंटर में आपके पास पोलर न्यूक्लिया है, राइट? पोलर न्यूक्लिया है, ये एन है, ये एन है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो जैसे ही स्पर्म आएगा, सॉरी, जैसे ही मेल गमीट आएगा, तो जब मेल गमीट आते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है?
एक मेल गेमेट जाके किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, पोलर न्यूक्लियस। दूसरा मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियस के पास जाएगा, उससे पहले पोलर न्यूक्लियाई किस में चेंज आता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस में। सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोलैरिटी 2n, और जब गैमीट आके से फ्यूज होता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब ही प्लूरल होता है, ठीक है, ये n है, ये n है। फिर क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, उससे पहले जब पोलर ट्यूब बनने लगते हैं इनको सिग्नल मिल जाता है और ये फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि अकेला है। पोलैरिटी होगी इसकी 2n। अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, उस टाइम पे ये फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, मेल गेमेट। तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी इनकी 3n। 3n, और इसको अपन क्या बुलाएंगे, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, राइट। जिसको नहीं आता एक बार फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये ऑर्डर याद कर लेना, पहले पोलर न्यूक्लियाई है, फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस है, फिर TEN है। पोलर न्यूक्लियाई इंडिविजुअली NN पोलैरिटी के है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस 3n है। वो तुमसे बार बार पूछेंगे, याद रखना, प्लांट में तुमने नीट लेवल पे सिर्फ एक ही जगह पे 3n पढ़ा है, दैट इज PEN। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, बार बार पूछता है पोलैरिटी। मेल गैमीट जो है उसकी पोलैरिटी 2n होगी। किसकी बेटा, मेल गैमीट। मेल गेमीट बेटा, गैमीट है ना, तो गैमीट तो मियोसिस करके बना है ना, तो उसकी पोलैरिटी n होगी बेटा। मैम फिर जब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करेगा फिर उसकी पोलैरिटी मतलब कि P बनेगा जब, तो उसकी 3n पोलैरिटी हो जाएगी। बेटा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना, यस तो ये मैम। 2 न्यूक्लियस की फ्यूजन से बना है ना, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस की 2n है, इसके ऊपर तो एक और न्यूक्लियस ऐड कर दे तो वो n है, तो टुगेदर अब ये 3n हो गए। यस तो मैं मैम। इसको स्पर्म नहीं बोलूंगी, मैं इसको PEN बोलूंगी, स्ट्रक्चर भी अलग हो गया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, मैम अगर हमसे पोलर न्यूक्लियाई की पोलैरिटी पूछेंगे तो हम 2n करेंगे। पोलर न्यूक्लियाई की नहीं बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई वर्ड इज प्लूरल, तो पोलर न्यूक्लियाई की पोलैरिटी आपसे पूछ नहीं सकते, वो आपको फिर ऐसे ऑप्शन में देंगे n, n। एक पोलर न्यूक्लियस की तो 1 है ना, n है, तो पोलर न्यूक्लियाई की एक साथ नहीं, आप सम नहीं कर सकते, इसको एडिशन नहीं है, ये कोमा है ये, ओके। यस मैम। हाँ, तो n, n लिखा जाएगा वहां पे। अगर मैं पूछूं तुमसे पोलैरिटी पोलर न्यूक्लियस सिर्फ बोलती तो बेटा पोलैरिटी विल बी n ओनली, ओके। यस मैम। अब तुमने मुझे थोड़ा डरा सा दिया, मैं तुमको पोलर ग्रेड एक बार बताना चाहूंगी, घबराहट सी होगी मुझे थोड़ा सा सुन के कि तुम पोलैरिटी में थोड़ा कंफ्यूज हो। एक सेकंड के लिए पहले ये देख लेते हैं, ये क्लियर आपको किसकी किसके साथ फ्यूजन होगी, स्ट्रक्चर है ये मियोसिस के बाद बना है ना। तो अगर मैं तुमसे जनरली पोलैरिटी पूछ रही तो एंटीपोडल सेल की पोलैरिटी क्या है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये एग भी n है, ये भी n है, ये भी n है। ये क्लियर है ना सबको, ठीक है। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन की जब डेवलपमेंट होती है तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस 1 और 2, उसके बाद हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनको इसलिए हम इनको बुलाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। पोलैरिटी क्या होती है इनकी, हर किसी की n हैप्लॉइड है ना, ये 2n होता है। माइक्रो मदर हमेशा 2n है, बच्चे n है, हमेशा ऐसे याद रखना। सब चेंज होंगे आगे जाके पोलन ग्रेन में, हम सिर्फ एक का पोलन ग्रेन में चेंज पढ़ते हैं, तो इसमें आगे जाके क्या हो जाती है माइटोसिस। माइटोसिस होती है, साइज इंक्रीज होता है इसका, एक ये बना देता है ऊपर की तरफ एक न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और ये वाले नीचे जेनरेटिव। 60% एंजियोस्पर्म में यही होता है, ऐसे ये शेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये आगे अल्टीमेटली जब ये पोलन ट्यूब में ट्रेवल कर रहा होता है ये चेंज होता है, तो वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाता है और जनरेटिव सेल 2 सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। अभी भी माइटोसिस होगी, मियोसिस मत करवा देना, ठीक है। तो 2 सेल बन जाएंगे जिसे हम बोलेंगे मेल गैमीट। तो माइटोसिस हुई है ना, तो पोलैरिटी क्या रह जाएगी, जैसी थी वैसी रह जाएगी,
पोलैरिटी विल बी N. राइट, क्लियर? Yo ma'am. ठीक, कंफ्यूजन हो पोलैरिटी की तो देख लेना, इसलिए हम बोलते हैं इसको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कंडीशन। ठीक है, ये सारे के सारे 7 सेल है और लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस 8 कहलाते हैं। तो आप इसको एक बार इस वाले ग्राफ को रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है जी, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का। पॉलिनेशन की बात करते हैं बेटा। ऑटोगैमी, इसका मैंने जो तुम्हें नोट्स कराया था ना, नोट से करना है इसको, अच्छा रहेगा। ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट है, उसके ऊपर ही सेम फ्लावर्स है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर के ऊपर हो रहा है, दैट इज ऑटोगैमी, है ना? Yes ma'am. ऑटोगैमी, गैक्टोगैमी के केस में क्या होता है? अभी मैं ऑटोगैमी के बाद गैक्टो पे आई हूँ। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है। फ्लावर अलग है। हाँ, फ्लावर अलग है ना? तो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया। तो जेनेटिकली तो दोनों भाई बहन ही है, कजन ब्रदर सिस्टर हो गए, है ना? जेनेटिकली सिमिलर है बेटा, क्वेश्चन यही सिमिलर, एनसीईआरटी से सिमिलर है जेनेटिकली ऑटोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी क्या होती है? Different plant, different flower. डिफरेंट फ्लावर, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया है कि इसमें जेनेटिकली डिफरेंट आएंगे फैमिलीज, दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो ऑटोगैमी की बात करते हैं उसमें दो पढ़ते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस, क्लिस्टो को हमने फिर से याद किया था। तो क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर होते हैं जो ऑलवेज Closed होते हैं। चेस्मोगैमस वो हो रहे हैं जो ऑलवेज ओपन, मतलब हाँ। ये रे, इस डायग्राम में जो रूट्स की तरफ है वो क्लिस्टोग्रामस फ्लावर है ना, रूट्स की तरफ बंद रहते हैं। चेस्मोगैमस वाले खुलते और बंद होते हैं, राइट? तो हमने इसका एग्जांपल कैसे याद करा था? COVID. है ना? तो ऐसे वाले प्लांट जिनके पास ये दोनों फ्लावर है, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, वो है COB। C स्टैंड फॉर Comedia, O स्टैंड फॉर Oxalis. Oxalis, और V स्टैंड फॉर Viola. Viola. बहुत बढ़िया, ये डायग्राम याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको पॉलिनेशन की टाइप बनाना है, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। इसमें जो एक एक्सेप्शन है वो याद रखना है कि वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ रहते तो पानी में है, लेकिन उनमें पॉलिनेशन कौन सी होती है? Air pollution. यस यस, करेक्ट। तो बेटा इस वाले पैराग्राफ में ना जहाँ एग्जाम्पल है ना उनको पढ़ लेना। वेलिसिनेरिया, हाइड्रेला, ज़ुस्टेरा। ठीक है, हमने ये नोट्स में भी कर रखा है, लेकिन एक बार एग्जांपल इनसे रिकॉल कर लेना। ये आप पढ़ सकते हो सिंपली, क्योंकि हमें करके आ रहे हैं अभी पीछे। ये वाला डायग्राम आ जाता है समटाइम्स, वाटर वाला। अब देखो ये लोड नहीं हो रहा कम वक्त। चलो, सीड फॉर्मेशन की बात कर ले। Yo ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन है जो नीट में आया था, वरना हम ये क्वेश्चन ना मैं पढ़ाता हूँ, मैं भी इग्नोर देती हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बेटा माइक बंद कर ले प्लीज, तेरी खड़खड़ बहुत आ रही है। ओके, वो क्वेश्चन था कि अगर मुझे पॉलिनेशन से बचाना है किसी को तो मैं कैसे बचा सकती हूँ? देख, प्लांट है, उसके बाद ये फीमेल पार्ट है और उसके बाद मेल पार्ट भी है। तो अगर मैं चाहती हूँ इसमें ऑटोगैमी ना हो तो मैं क्या करूंगी? मैम मेल पार्ट को हटा दो। मेल पार्ट को हटा, Emasculation. हाँ, मेल पार्ट को हटाने के लिए अपन क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। मैस्कुलर से हम मैन को याद रखते हैं, तो इमैस्कुलेशन हटा दो। उसके बाद मैं चाहती हूँ इसके ऊपर और कोई पॉलन ग्रेन भी ना गिरे, तो मैं इस फीमेल पार्ट को क्या करूंगी? Bagging. बैगिंग, है ना? अब मेरे को जोन सा पोलन ग्रेन इस पे छिड़कना है, बैग डाल छिड़क दूंगी और फिर से बैग लगा दूंगी। आपने एप्पल के ऑर्चिड्स में देखा भी होगा, ऐसे करते हैं ना, बैगिंग करा हुआ मिलेगी आपको, है ना? वहां जाओ, क्या यार वो नारकंडा, तो वहां पे तो पूरा बिछे ही होता है, चारों तरफ बैगिंग हो रखी होती है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, बर्फ पड़ गई है कि नहीं, वो बैगिंग होती है, राइट? तो मैस्कुलेशन एंड बैगिंग को याद रखना। ठीक है, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? बेटा अगर रोज का प्लांट है और ये है स्टिग्मा, तो अगर रोज का पोलन ग्रेन आएगा इसके ऊपर गिरेगा तो तभी पोलन ट्यूब बनेगी। लेकिन मान लो ये जो आया है ये पी प्लांट का आ गया, तो ये कभी भी नीचे पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, इसमें जर्मिनेशन नहीं होगी। क्यों? स्टिग्मा और ये जो होती है पोलन ग्रेन होता है, ये जो पिस्टल होती है ना, पिस्टल फीमेल के पार्ट को बोलते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, केमिकल इंटरेक्शन होती है, जिसको आप डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन केमिकल इंटरेक्शन होती है। तो अगर ये सेम ही फैमिली से होता है तभी पोलन ट्यूब बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, जो हमने वो करा है अभी रिप्रोडक्शन का जो पार्ट करा है ना, फर्टिलाइजेशन को, वो देखो यहाँ पे ये इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है।
जो हमने पीछे पढ़ा बस वही एक्सप्लेन करा है। देख ध्यान से देखना ये डायग्राम को, ये डायग्राम कंफ्यूज लगता है सबको, पता नहीं क्यों, बात तो सेम ही बोल रहा है। देखो एक तरफ से डायग्राम को पकड़ लिया करो अगर ना समझ आता है तो। अरे मार्कर क्यों नहीं आ रहा, कैसे चलेगा ऐसे? ये देखो ये अपने आप ऊपर जा रहा है, इसको मैं ऊपर नहीं भेज रही। अरे वो आ जाना है तुझे है, अब गर्मी है, बैठ जा टिक के। अबे इससे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मतलब बहुत जुगाड़ है। देखिए अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर शायद तुमने ना ध्यान दिया हो तो ध्यान से देखना। ये तुमको दिख रही है नीचे पोलन ट्यूब बनी हुई? जी मैम। Yes, ma'am. बेटा ध्यान से देख, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये दिखा रहे हैं और मेल गेमिट आगे दिखा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है जब पोलन ट्यूब बनती है, अब देखो यहाँ बना रही हूँ मैं पोलन ट्यूब, सब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मजे आएंगे सुन के। ये पोलन ग्रेन गिरा, पोलन ट्यूब बनी। जब पोलन ट्यूब बनती है ना तो आगे की तरफ होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और पीछे की तरफ होते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। लेकिन जब वो एंटर करने वाले होते हैं ना सिनर्जिस पे, तो पोजीशन अलग हो जाती है। अब तुमको क्या दिखाई देगा सिनर्जिस पे कि पीछे की तरफ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और आगे की तरफ है मेल गेमिट। दिख रहे हैं आपको दो मेल गेमिट? मैम। Yes, ऐसी हो सकती है, ठीक है। अभी एक मेल गेमिट अंदर जा रहा है तो तुमको दिखा रहा है एक मेल गेमिट जाके किससे फ्यूज हो गया, एग से, और दूसरा मेल गेमिट जाके किससे फ्यूज हो रहा है, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं होगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होगा। पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते दिखा रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखा रहे हैं, समझ आई बात? तो याद से ना ये लिख कराना जो मैंने अभी अंडरलाइन करी है, इसे लिख लो, ये वाला। ये गलत होगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा तुमको पता है। ओके बेटा? जी मैम। मैम गुड। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आना ही है तो मेक श्योर कि आप ना करो। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये जो मैंने तुमको पढ़ाया ना मैस्कुलेशन एंड ऑल दैट, ये यहाँ पर लिखा है डायग्राम मैस्कुलेशन। इस पे आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, एक बार कर लेना। डबल फर्टिलाइजेशन तो तुम समझ गए हो? यस yes, ma'am. ओके चलो सीड की फॉर्मेशन की बात कर ले। देख बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इस सेंटर को बोल रहे हैं, इस पूरे सेल को पीईसी बोल रहे हैं। अब देखो नीचे बनेगा हमारा जाइगोट, तो ये मेरे को डायग्राम देख के बता दो कि सिनर्जिट कौन सा, सॉरी चिलाजा लाइन कौन सा है, ए वाला या बी वाला? बी वाला। क्योंकि एंटीबॉडी सेल्स वहां पे है। बेटा अगर नहीं समझ आया ना तो एक बार ये लेक्चर दोबारा देखना स्टार्टिंग से, तुम्हें ये नहीं पता अगर तो एंटीबॉडी की साइड पे आपका चिलाजा लैंड होता है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, कंडीशन कैसी है बेटा? कंडीशन ऐसी है कि सेंटर में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है और ये पूरा का पूरा उसका सेल है, और यहाँ पर बन गया जाइगोट। ये डायग्राम मैं दिखा नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं जाइगोट डेवलप होगा। जाइगोट डेवलप होने से पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है वो अपना साइज इंक्रीज करता है, तो इसमें बहुत सारी हो जाती है माइटोसिस, बहुत सारी माइटोसिस होती है इसमें, ठीक है। जब इसका अमाउंट बढ़ता है उसके बाद जाइगोट टूटना स्टार्ट होता है। अब डायगोट के अंदर भी माइटोसिस हो, तो जाइगोट की माइटोसिस को अपन क्या बुलाते हैं? क्लीवेज। हाँ अब इसमें लाइट आ गई। तो अब इसमें जो माइटोसिस होगी उससे कौन कौन सी स्टेज आएगी बेटा? ध्यान से देख यहाँ पे, और ये ऑर्डर याद रखिए। देख ध्यान से देखियो, पहले आएगा जाइगोट, पेंसिल से लिख ले। उसके बाद आएगी गब्बू स्टेज, ग्लोबुलर। पहले बच्चा जाइगोट फॉर्म में, उसके बाद वो गब्बू बच्चा पैदा होता है, गब्बू गब्बू सा होता है, फिर वो थोड़ा और क्यूट लगने लग जाता है, हार्ट शेप, है ना। फिर फाइनली मैच्योर हो जाता है, समझे? तो पहले तुम जाइगोट थे, तुम गब्बू गब्बू से दिखते थे, फिर तुमको प्यार मोहब्बत हुई और फिर तुम मैच्योर हो गए कि पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये 4 स्टेजेस का ऑर्डर याद रख। ग्लोबुलर और हार्ट शेप के बीच में कंफ्यूजन होगी, मेक श्योर तुमको याद है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी। ये जो सस्पेंसर वगैरह ये सब डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना ये आगे चल के आपको एम्ब्रियो को आगे जाके जन्म देगा। क्लियर? मैम। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। अब एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। एंडोस्पर्म क्या है? उसका खाना है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखो बेटा
थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। देखो कोई भी सीड है ना, जब आप ऐसे कोई भी सीड देखते हो, दाना, किसी भी चीज का छोटा सा दाना देख लो, उसके अंदर पहले एंडोस्पर्म होता है और नीचे जाइगोट क्या हो रहा होता है, डेवलप। जैसे भी जाइगोट अपने में माइटोसिस करता है ना, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो धीरे धीरे एंडोस्पर्म से ना एनर्जी लेता रहता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। वो उससे फूड लेता है, उसको तोड़ता है, एनर्जी जनरेट करता है और अपनी डेवलपमेंट करता है। तो एक टाइम आएगा कि काफी सारों में एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा और किसी किसी में एंडोस्पर्म खत्म नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन क्या से आता है, ध्यान से सुनना। पहला जो कोकोनट होता है, कोकोनट के केस में जो एंडोस्पर्म होता है, पहले तो आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है, ये जो आपको वो लिक्विड मिल रहा है ना, उसमें सारे के सारे जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो तैर रहे होते हैं। तो जो कोकोनट का वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर क्यों, क्योंकि ये सारा न्यूक्लियस है। तो जो तुम पीते हो ना कोकोनट वाटर, दैट इज फ्री एंडोस्पर्म, मतलब न्यूक्लियस तैर रहे होते हैं जिसको तुम पी जाते हो। फिर धीरे धीरे ये न्यूक्लियस जो होते हैं ना, इनके आसपास सेल मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, तो सेल फॉर्म हो जाते हैं। तो अब ये कोकोनट के अंदर गरी बना लेते हैं, व्हाइट कलर की गरी होती है ना, यो मैम। ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि कोकोनट में वो है क्या, वो बेसिकली एंडोस्पर्म होता है उसका, समझ आई? यस मैम। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, हमने इसको कभी बैठ के एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, तो इसको पढ़ा दूं मैं एक बार एनसीईआरटी से। यस मैम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं, लास्ट के 20 मिनट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास है, राइट? तो मैं इसको एक बार एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, इसको साथ साथ में मेरे साथ अंडरलाइन कर ले। है सिंपल, लेकिन इससे डेटाबेस क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि ब्लैक पेपर है, उसके केस में एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं, या पेरिस्पर्म आपको किसके अंदर मिलता है, या मटर के दाने में आपको एंडोस्पर्म मिलता है या नहीं, ठीक है? तो इसलिए एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एंडोस्पर्म सबको दिख रही है स्क्रीन? मैम। यस। सबको दिख रही है? नो मैम। 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, साथ पढ़ लेते हैं, एक बार उठ जाते हैं अगर सो भी गया तो। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है कि पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। बेटा पहले खाना बनेगा तभी तो बच्चे को डेवलप करोगे, राइट? तो अगर क्वेश्चन आ जाए पहले कौन होता है, तो पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है, उसमें माइटोसिस होती है, फिर एम्ब्रियो में माइटोसिस होती है, ठीक है? प्रीसीड मतलब फॉलोड बाय। यस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, और इसने यहाँ पे रीजन भी दिया है, तो ये एजर्शन रीजन को क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? रीजन दे रहा है वो। The cells of this tissue is filled with reserve food material and are used for the nutrition of developing embryo. तो एंडोस्पर्म के जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन की तरह यूज होते हैं। In most common type of endosperm development, PAN undergo PEN 3N वाला undergo successive nuclear division to give rise to free nucleus. तो क्या होता है, PEN जो न्यूक्लियस है ना, वो बहुत सारी माइटोसिस करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना देता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट की वाटर होगा या कोकोनट की गरी? वाटर। वाटर, करेक्ट। सेल वॉल फॉर्मेशन, उसके बाद ऑब्वियसली न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल तो बनेगी, तो जब सेल वॉल बनती है तब हम उसको कहते हैं एंडोस्पर्म बन गया सेलुलर, ठीक है, यानी कि गरी बन गई है। द कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट का आपने देखा ही है, कोकोनट वाटर उन्होंने लिखा हुआ है, क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर, और गरी जो होती है उसके, गरी को हम कर्नल बोलते हैं, ठीक है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये वाली लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो, इससे क्वेश्चन बनता है। नीचे आते हैं, एंडोस्पर्म में either be completely consumed by the developing embryo। अबे जो एम्ब्रियो है ना, फिर हार्ट शेप का बना था, तो जब वो डेवलप हो रहा होता है तो सारा एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम भी कर सकता है, जैसे कि पी मतलब मटर, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, और बीन्स जो तुम अपने घरों में खाते हो। तो कभी अगर तुमने मूंगफली को तोड़ा है तो उसके अंदर से सीड निकलता है, उसके अंदर तुमने कभी कोई एंडोस्पर्म देखा है? कोई लिक्विड पार्ट उसके अंदर कंप्लीटली कंज्यूम जिसमें होता है, दैट इज ये। एक क्वेश्चन ये बनता है 4 मार्क का, इसको साइड में लिख लो। एंडोस्पर्म कंज्यूम पी, मटर, मूंगफली और बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन, और वो रह भी सकता है सीड में, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट। कोकोनट में तो एंडोस्पर्म रहता है, तुमने देख लिया, पानी और गरी फॉर्म में। कैस्ट्रोल पड़ा होगा, येलो से पूछ रहा है मम्मी से। आगे मैम की आवाज नहीं आ रही।
नो मैम। नो मैम। नहीं आ रही? अच्छा, होल्ड करो, ऐसे कैसे नहीं आ रही अब ठीक है मैम। अब आ रही है। बेटा? अब आ रही है? यो मैम। यस अच्छा, ओके। देख बेटा, ये जब ऐसी गंदी सी लाइन बोलते हैं ना तो थोड़ा डायग्राम बना लिया करो। आपको याद है एम्ब्रियो सेक्स होता था अपने पास, उसका एक माइक्रोपाइलर एंड होता था। माइक्रोपाइलर एंड पे ही हमारा स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही है? यस एक एम्ब्रियो सेक होता था, उसका एक माइक्रोपाइलर एंड होता था, वहां पर हमारा मेगास्पोर मदर सेल बना था, वहीं पे आके हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन होती है अल्टीमेटली, और ऊपर हमारा पेन होता है। याद है? यस बात मैम मैंने लाइन में लिखी है कि एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। ठीक है, जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है, यही लाइन लिखे, इसको लिख लो। फॉर सम रीजन ये स्टेटमेंट थोड़ी डिफिकल्ट सी लगती है सुनने में, पर अगर बना लो तो इजी हो जाती है, तो इसको लिख लो। मोस्ट जाइगोट डेवलप ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। वो कह रहे हैं जाइगोट से एम्ब्रियो तब बनेगा जब एंडोस्पर्म बन चुका होगा। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है। वो तुमको बोल देंगे कि एंडोस्पर्म डेवलप प्रायर टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और नीचे रीजन में वो लिख सकते हैं कि ये इसलिए होता है ताकि खाना मिलता रहे एम्ब्रियो को। तो ये एक्चुअल में सेंस बनता है बात का, यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। Though the seed differ greatly, the early stages of embryo development is similar in both monocot and dicot. अब monocot and dicot क्या होता है? जब सीड थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें एंडोस्पर्म तो नहीं बचता, उसमें दो खाने के डब्बे बचते हैं। डाइकॉट में दो डब्बे होते हैं जिसे डाइकोटिलिडन कहते हैं, और मोनोकॉट में एक खाने का डब्बा होता है जिसे मोनोकॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये वही बात कह रहे हैं कि चाहे मोनोकॉट और डाइकॉट हो, स्टार्टिंग में सब एक जैसे दिखते हैं, गब्बू फिर हार्ट शेप की, बाद में ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जाइगोट गिव राइज टू, ध्यान से देखना, जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो। तो इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद ये कह रहे हैं ग्लोबुलर शेप, फिर हार्ट शेप, और फिर मैच्योर। देखा तुम्हें? ऊपर डायग्राम में प्रो एम्ब्रियो वर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ ऐड हो गया, तो इसको ऐड कर लेना। ओके, इसलिए मैं एनसीईआरटी रीड करा रही हूँ, Yes, ये थोड़ा सा अलग से लगता है। देखो, अब अगर आप बात करते हो डाइकॉट की, बेटा कहाँ है डाइकॉट? ऐसे बना देती हूँ मैं, यहाँ डाइकॉट बना दूं, ऐसा सही बनाते थे हम, सबको दिख रहा है? यस मैम यहाँ बना दूं? देख बेटा, सेंटर में हमें एक्सिस Yes. दिखती थी, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये सेल है जो पूरे प्लांट को जन्म देते हैं, तो ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। आसपास तो सिर्फ खाने के डब्बे हैं, तो ये है डाइकॉट, दो खाने के डब्बे, बटरफ्लाई जैसा बन जाता है नहीं? तो जिससे हमारा निकलता है, उस रीजन को अपन क्या बुलाते हैं बेटा? एपिकोटाइल क्या बोले? एपिकोटाइल लिम्यूल। एपिकोटाइल ऊपर की तरफ, करेक्ट है। एपिकोटाइल के ऊपर रीजन होगा प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला होता है दैट इज जिसके पास वाली रीजन को अपन बुलाते हैं रेडिकल। किससे कवर होता है? करेक्ट करेक्ट, याद रखना, प्लूम्यूल हमेशा किसको जन्म देगा? हाँ, रेडिकल हमेशा किसको जन्म देगा? इन द केस ऑफ मोनोकोट क्या होता है? यही एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, लेकिन उनके पास कोटिलिडन एक होता है, तो ऐसे मतलब कि बटरफ्लाई बैठी हुई है ना? अब इनके केस में एपिकोटाइल तो है, एपिकोटाइल के ऊपर एक और रीजन होता है, क्या नाम है उसका? एक्स्ट्रा कवरिंग होती है इनके ऊपर, पोलियोबचाइल। अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ये, अनडिफरेंशिएटेड सेल, याद रखना। नीचे इनके पास भी रेडिकल है, लेकिन रेडिकल के ऊपर रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर भी एक और कवरिंग होती है, दैट इज कोलियोराइजा। कैसे याद रखा था हमने? हमने याद रखा था आर से रूट और आर से राइजा। ठीक है, एक्स्ट्रा कोटिंग है बस, और कुछ नहीं है। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, क्लियर? सारे पैराग्राफ में इसी की बात हुई है, दिख रहा है आपको? अब जो मोनोकोट है, ध्यान से देखना, इन द ग्रास फैमिली, जो घास होती है बाहर, उसमें जो मोनोकोट्स होते हैं ग्रास फैमिली, ठीक है, उनका जो कोटिलिडन है उसको हम स्कूटेलम बुलाते हैं। अरे कहाँ होता है? वन साइड पे, वन साइड, ये जो मैंने ऐसे बनाई थी ना, ये लेटरल साइड,
इसी की बात कर रहे हैं, वन साइड पे होता है, लेकिन अपन इसको कॉटिलिडन नहीं बोलते, इसको स्कूटेलम बोलते हैं। क्लियर? यो मैम। Yes, ma'am. यो मैम। कोलियोरेजा कोलियोपेटल यही था जो मैंने अभी तुमको बताया। सीट का एक बात बता दूं, ये अच्छा है, इससे क्वेश्चन बनता है। यस मैम। अरे हिम्मत तो नहीं है नो मैम। No, ma'am. नो मैम। यार, ये तो तुमने बहुत बार पढ़ा है, तो मुझे लगता है तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा होगा। यस मैम। Yes, ma'am. जो पहली बार पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है पहली बार, तो मेरे को नहीं पता कैसे, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत आ जाते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहा है तो क्या हुआ गुड़िया? मैम आपकी ब्रेक हो रही थी बात। अब आ रही है? यो मैम। Yes, ma'am. बस क्यों नहीं आ रही है? अब ना मैं डाल दूंगी कि इस टाइम पे मेरे को ना कोई कॉल ना करे, बीच में मैसेज ना करे, पता नहीं कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है इंटरनेट में। तो कम भक्तों को अभी मुझे कॉल मैसेज करना है। ऐसे अगर मैं मर जाऊं ना अपने घर में, किसी को पता ना चले, लेकिन मेरी क्लास के टाइम में सबको मैसेज और कॉल करना होता है। हाँ नीलम, हट हंस ले बेटा तू। सच में कभी कभार मेरे को लगता है कोने में मैं मर मर गई तो 2-3 दिन तक किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ लेकिन मेरी क्लास के टाइम पे फोन जरूर आता है मुझे। काम का ही होता है। हाँ लेकिन काम का एक फोन नहीं होता। आज तक किसी ने फोन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, नहीं, किसी ने ऐसी बात नहीं करी कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर के बाद बहुत सारा फ्री का खाना है, जाओ ले आओ। नेवर। पीपल डोंट नो व्हाट वी वांट। एंजियोस्पर्म, देखो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, इधर आ जाओ, ऐसा लो है। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा इतनी प्यारी सी लाइन है ना, ये 4 नंबर ले जाएगी तुम्हारे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में क्या है? सीड होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भगवान के लिए प्लांट मत बोल देना, ठीक है? सीड बनेगा पहले, उससे प्लांट कहीं बनेगा या नहीं, ये लाइन को अंडरलाइन करो। इट इज द ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड पे 2 क्वेश्चन बने। पहला, ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। एक्चुअली तुमको ऐसा नहीं कि नहीं पता, लेकिन ऐसे कौन सोचता है ना 10 तरीकों से, इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना होता है। बार बार पढ़ोगे तो दिखेगी तुम्हें। सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। अब इतना तो पता है, एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर बनते हैं, ठीक है? और सीड के बाद सीड कोट्स होते हैं जनरली। सीड के बाद कॉटिलिडन होता है। सीड के बाद एक आपकी आवाज मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यो मैम। Ma'am, you are not audible to me. You're not audible. I'm not audible to you. How dare I? अच्छा, now I'm audible. फाइल तो हंस रही है। बाकी वो आ रही है क्या? Yes, ma'am. ओहो, ऐसे तो किसी दिन मेरे से मजाक हो सकता है, मैं कहीं गाने वाने गा दूं। अनामिका बेटी, am I audible to you now? हाँ जी मैम। इंग्लिश इसने बढ़िया बोली थी। पता है यहाँ पे सबको सिर्फ तमिल आती, मैं पूरा दिन इंग्लिश बोलती हूँ, सोचो। इतनी इंग्लिश तो मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक इंग्लिश के पेपर में नहीं लिखी, जितनी मैंने पिछले कुछ दिनों से बोल दी। इतना मैं पेपर में लिखती, मैं टॉप कर लेती। सच में बचपन से आज तक इतनी मैंने लिखी नहीं है जितनी मैंने। इंग्लिश भी पढ़ा सकते साथ में। हाँ तू पढ़ने पे ध्यान दे ले, सजेशन ना दे मुझे करियर ऑप्शंस के। इधर आ, ये देख बेटा, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, कॉटिलिडन होते हैं, और सीड के पास एक सीड कोड भी होता है। तो पूछ सकता है आपसे सीड कोड में क्या क्या है, सीड के अंदर क्या क्या है। सीड के अंदर आपको मिलता है सीड कोड, उसके बाहर की कवरिंग, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये तीनों चीजें। यार ऐसे क्वेश्चन बनने नहीं चाहिए, लेकिन बन सकते हैं, तो ध्यान से बनना। जो
मैम फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। ये क्या बात है, इसे कैसे करेगा? एक सेकंड हो गया, मैं रिज्वाइन करती हूँ, ठीक है, जाना मत। यो मैम। अब आ रही है? यो मैम। यस Yes. अब थोड़ी देर के लिए ना सब माइक बंद रखना, ठीक है, मेरे को एक बार कंप्लीट करने दो। हाँ, अगर आवाज चली जाए तो बोल देना, ओके? यो मैम। यस Yes, ma'am. चलो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। देख बेटा, सीड के पास सीड कोट है, कोटिलिडन है और एम्ब्रियोनिक एसिड है, इतना क्लियर सबको? यो मैम। यस मैम। बेटा इस पैराग्राफ में कोटिलिडन के बारे में बोल रहा है। वो कह रहा है कोटिलिडन कैसा है, पहले तो वो सिंपल स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट। कोटिलिडन थिक होता है, मोटा होगा, ठीक है, और दूसरा वो स्वेलन भी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें खाने की स्टोरेज है। तो 3 पॉइंट बता दिए इसने कोटिलिडन के। ये स्पेसिफिकली कौन से कोटिलिडन्स की बात कर रहा है? डाइकोट की, दैट इज लेग्यूम। लेग्यूम मतलब दालें, दालों की बात कर रहे हैं। क्लियर? यस तो मैम। ना दाल, तो तुम सीड ही तो खा रहे हो उसके, तो तुम देखे ना मोटे होते हैं, दानेदार, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, तो उसी की बात कर रही है। अभी कह रहा है जो मैच्योर सीड होता है ना, उस वो एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है कि कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, कंप्लीटली एंडोस्पर्म खत्म हो गया। देख, एक तरफ पहले वो कोटिलिडन की बात कर रहा था, फिर एंडोस्पर्म। फर्क क्या है बेटा? पहले आता है एंडोस्पर्म और उसके बाद लेटर लाइफ में आता है कोटिलिडन, ठीक है? दोनों फूड रिजर्वियर है। अब ये कह रहा है कि किसी किसी सीड में एंडोस्पर्म भी बच जाता है और किसी किसी में नहीं बचता। तो हम पहले उनकी बात करेंगे जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, सिर्फ कोटिलिडन बचते हैं, उसको, उसके एग्जाम्पल क्या है? पी एंड ग्राउंडनट, ठीक है, मटर आपके घर की और आपकी मूंगफली, इनमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता। आपने देखे है ना मटर के दाने, एंडोस्पर्म नहीं होता वहां पे, और ना ही आपके ग्राउंड नट में होता है। तो कभी मटर के दानों को देखो, वो ग्रीन कलर का होता है ना, उसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, वो सीड कोट होता है। कभी वो कवर उठाड़ के देखना, अंदर से तुम्हें ऐसे 2 कोटिलिडन मिलेंगे। यस देखना घर पे, मूंगफली के भी दाने होते हैं ना, हल्की सी कवरिंग से, तो उसके बाद भी खोलोगे तो उसमें दाने दिखेंगे। तो दोज आर नॉन एल्ब्यूमिनस। बेटा पहला 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, साइड में लिख लिया नॉन एल्ब्यूमिनस में इन दोनों एग्जांपल्स। डन? यो मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे है जिसमें थोड़ा थोड़ा एंडोस्पर्म रह जाता है, उसमें कोटिलिडन भी बनता है, लेकिन एंडोस्पर्म भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो वो एग्जांपल क्या है? जैसे हमारा वीट, वीट के अंदर थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है। मेज, बार्ले एंड कैस्टर। वीट, मेज तो तुम अपने घर में यूज करते ही हो, सब खाते ही हैं, आटा, मक्की। बार्ले एंड कैस्टर है जो आपको थोड़ा सा और याद करना पड़ जाएगा। ये 4 एग्जाम्पल आपको सीधा क्वेश्चन नीट में आएगा, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल। एंडोस्पर्म की बात करें, कोटिलिडन दोनों में है। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. देखो सडनली आउट ऑफ द ब्लू ये क्या पूछ रहा है? आपको याद है एम्ब्रियो सेक बनता था ऐसे, उसमें हम कहते थे कि जो बीच के सेल्स होते हैं हम उसको क्या बुलाते थे फीमेल के केस में? Nucellus. न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल चेंज होता था मेगास्पोर मदर Metaspore mother cell. हाँ, तो ये सारे न्यूसेलस के सेल मर जाते थे। लेकिन ऐसे भी है प्लांट जिनमें थोड़ा सा न्यूसेलस बच जाता है और न्यूट्रिशन की तरह काम करता है। तो जिसमें न्यूसेलस रह जाए, उस न्यूसेलस को हम नया नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो व्हाट इज पेरिस्पर्म? बचा हुआ न्यूसेलस, ठीक है। और ये इसके 2 ही एग्जांपल है, एक है ब्लैक पेपर और एक है बीट। बीट रूट आपने खाया होगा, बीट जो यस मैम। बढ़ाने के लिए चकुंदर कहते हैं जिसको। और ब्लैक पेपर आपका काली मिर्च, घर पे काली मिर्च होगी ना, उसको ऐसे बेलन से कूटना, उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर का तुम्हें कुछ दिखेगा, दैट इज पेरिस्पर्म। ये यस यस Yes. मैम। तुम्हें सिर्फ एक चीज से कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, कोटिलिडन की, ध्यान से सुन लो एक बार। एंडोस्पर्म की, या मैं ऊपर नहीं लिख, एक होगी आपको एंडोस्पर्म में कंफ्यूजन, एक होगी आपको कोटिलिडन में कंफ्यूजन, और एक आपको होगी पेरिस्पर्म में कंफ्यूजन। सिर्फ इसके अलावा कंफ्यूजन हो नहीं सकती है। पहले वो एग्जांपल देता है कि एंडोस्पर्म किसी किसी में नहीं रहते। वो 2 एग्जांपल है किस किस के? पी एंड ग्राउंडनट। एंडोस्पर्म रह जाता है, उसके एग्जांपल है 4। क्या नाम है? Wheat, करेक्ट करेक्ट। इन सारे केसेस में बेटा कोटिलिडन एग्जिस्ट करता है, कोटिलिडन की बात ही नहीं कर रहे हो, Yes.
ठीक है, तो इसमें भी कॉटिलीडन है और इसमें भी कॉटिलीडन है। पेरिस्पर्म स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि नुसेलस रह गया और इसके सिर्फ 2 एग्जांपल पढ़े, दैट इज Black ब्लैक पेपर एंड ब्लू। क्लियर, इससे एक क्वेश्चन बनने के चांस है। यस मैम। ठीक है जी, सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, Yes, ma'am. ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स ऐसे याद है आपको? ऐसे थे इंटेग्यूमेंट कौन से पॉइंट पे एब्सेंट थे? यस मैम। माइक्रोपाइलेंट। Micropylon. तो ये जो ओव्यूल की कवरिंग होती है ये हार्ड हो जाती है और यही बना देती है सीड कोट। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट चेंज इनटू सीड कोट, याद से लिख लेना अपने एनसीईआरटी में। माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, तो यानी कि जो सीड कोट है उसमें भी माइक्रोपाइल एंड पे छोटा सा छेद होता है। देखो ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना, बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि ये जो ऐसे आप बनाते हो ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्स, तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो ओव्यूल होता है वो चेंज होता है किसमें? सीड में। ओवरी किसमें चेंज होती है? फ्रूट। और ओव्यूल के बाहर ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये किसमें चेंज होते हैं? सीड में। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी बात, जितने भी बीज आप देखो ना मार्केट में, तो कोई भी बीज वाले बेटा उसमें हमेशा एक छोटा छेद होता है। इसी छेद से ना टाइम आने पे पानी अंदर जाता है, सीड को, इस सीड को फैलाता है, फाड़ देता है और इसमें से प्लांट निकलता है। अगर ये छेद ना हो ना वो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो जो छोटा सा छेद होता है दैट इज एक्चुअली माइक्रोपाइलर है। समझे? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? Yes, ma'am. ये बार बेटा यहाँ लिखिए इसने, दे फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ऑक्सीजन और पानी जाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। बेटा पानी याद रह जाएगा, ऑक्सीजन भूल जाओगे, अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी की लाइन। डन? As the seed mature, its water content reduce and seed become relatively dry. बेटा जब सीड मैच्योर होता है, ये जर्मिनेशन नहीं बोल रहा, ये कह रहा है सीड पड़ा है और पड़ा ही है, उसमें जर्मिनेशन नहीं हो रही, उससे प्लांट नहीं बन रहा। तो जब सीड मैच्योर होता है उस केस में पानी रिड्यूस होता है। जो सीड होता है वो बहुत रूखा होता है, पानी नहीं होता उसमें, बहुत कम होता है, और सीड बिकम हो जाता है बहुत ज्यादा ड्राई। कितना ड्राई? 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, मतलब 10 से 15% मॉइस्चर रह जाता है मुश्किल से उसमें। द जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, the embryo may enter into a state of dormancy. If favorable condition available, तब ये जर्मिनेट होगा। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, इससे सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है इतने पॉइंट से। ठीक है, अपनी कॉपी में शायद साइड में लिख लो इसे। पहली चीज कि जो सीड है जब वो मैच्योर होगा तो वो क्या होता चला जाएगा? ड्राई। कितना परसेंट ड्राई हो सकता है? अमाउंट लिखा है 10 to 15%। बेटा थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है ना, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। क्या स्टॉप होती है? नहीं। तो क्या सीड मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं? नो मैम। यस मैम। एक्टिव होते हैं। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म होगी तो वो चीज डेड हो गई, वो बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता कभी। समझे? यस Yes, मैम। ma'am. तो स्टेट ऑफ डोरमेंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। ये दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करो। स्टेट ऑफ डोरमेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, कि ये कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो है लेकिन एग्जिस्ट करती है, तो ये डेथ नहीं है, लिविंग है अभी भी। तो साइड में लिख ले इनएक्टिविटी को लिविंग, ये अभी भी लिविंग है, और लिविंग चीज में हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर। फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये दोबारा से जर्मिनेट कर देगा। फेवरेबल कंडीशन क्या है भाई? मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, यही होता है। क्लियर? यस मैम। ये जाओ, ओव्यूल स्टोर होता है सीड में, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, अपने को पता ही है। एक लाइन जो बहुत अच्छी सी प्यारी से लिखा है यहाँ पे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनना और ओवरी से फूड बनना, ये साइमल्टेनियस होता है। ऐसा नहीं है पहले सीड बनेगी फ्रूट बनेगी, सब ऑलमोस्ट साथ साथ में चल रहे होते हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट, तो ओवरी की जो वॉल है बेटा, जो बाहर वाली वॉल है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है और उसको कहते हैं पेरिकार्ड। तो ये सीड की वॉल्स की बात नहीं करते हैं एनसीईआरटी में, ये ओवरी की यानी कि फ्रूट की वॉल की बात करें तो पेरिकार्ड फ्रूट की वॉल है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्वेश्चन है, द फ्रूट में भी फ्लैशी हो सकता है, जैसे गुआवा आप खाते हो, अमरूद, ऑरेंज की तरह या मैंगो की तरह फ्लैशी हो सकता है, या फिर वो ड्राई हो सकता है जैसे ग्राउंड नट्स होता है या मस्टर्ड होते हैं, मस्टर्ड के सीड भी खाए जाते हैं। ठीक है, मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्स। बेटा ये इस एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, किसका फ्लैशी है और किसका ड्राई है। क्लियर? इसको लिख लेना एक बार साइड में, देख के याद हो जाए। Most plants by the time the fruit develop from the ovary, other floral part degenerate. बेटा क्या होता है ना कि जब
आपने कभी नोटिस किया होगा अगर आपके वहां पे ऑर्चिड्स हैं कि सिर्फ फीमेल का जो पार्ट रहता है ना वो रह जाता है प्लांट के ऊपर, बाकी उसके पेटल सेपल सब कुछ झड़ जाते हैं। यही बात वो यहाँ बोल रहे हैं कि मोस्ट प्लांट, यहाँ पे लिख साइड में मोस्ट लिखा है नॉट ऑल, तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऑल लिखाया गया तो उसको गलत करना है। क्लियर? तो मोस्ट प्लांट में पेटल सेपल सब झड़ जाते हैं, क्या बचता है? सिर्फ ओवरी, उसी में सीड वेट की डेवलपमेंट हो रही होती है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये एग्जाम्पल जो तुम पढ़ ही रहे हो कि जो एप्पल होता है, स्ट्रॉबेरी होता है और कैशू होता है, उसमें ये जिसके ऊपर आपका फ्लावर पड़ा होता है ना, इसको हम थैलेमस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल का पार्ट है आपको दिख रहा है, ये ओवरी, यस मैम। सिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये जो ओवरी होती है ना नीचे की तरफ धस जाती है ऐसे थैलेमस के अंदर, ऐसे से हो जाती है। ठीक है, अब अल्टीमेटली इस ओवरी ने फ्रूट में चेंज होना है, तो ये ओवरी जब चेंज होती है ना, तो थैलेमस के सेल्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती है। तो जब थैलेमस के सेल्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती है, टेक्निकली ओवरी से फ्रूट बनना था लेकिन अब इसमें थैलेमस के सेल्स भी इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो झूठे फ्रूट कौन कौन से हैं? एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू, तीनों चीजें महंगी है ना। यो मैम। Yes, ट्रू फ्रूट वो होते हैं जिसमें सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व होती है। ठीक, यस मैम। yes, ma'am. अगेन नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. 5 मिनट्स मोर, 5 to 6 मिनट्स मोर, मैं छोड़ दूंगी। मैं तुम पागल भी नहीं करना चाहती है। देखो ये फॉल्स फ्रूट है, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आपको यहाँ पे दिखा रखा है, तो यहाँ पे इसने लिखा है ये वाला पार्ट थैलेमस है ना। आपको दिख रहा है ये जो फ्लैशी पार्ट आप खाते हो बेटा, आप थैलेमस वाला पार्ट खाते हो। देखो सेंटर में सीड है जिसको हम खाते हैं, खाना भी मत, इसमें साइनाइड होता है ना, तो साइनाइड तो पॉइजनिंग करता है शरीर के अंदर, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, ये इनहिबिटर होता है, ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंडोकार्प, मेसोकार्प, इसकी ना लेबलिंग आ जाती है एप्पल में, तो ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। याद रखना आप खाते क्या हो? थैलेमस खाते हो। सोचो पूरी ओवरी छोड़ के थैलेमस खाते हैं हम एप्पल के अंदर, कमाल की बात। अब वो वाले फ्रूट जिसमें कोई सीड, देखो नेचर ने जब बनाना बनाया था ना, जो अभी भी आपको फॉरेस्ट में मिलेगा, उसमें बहुत सीड होते हैं, उसको हमने हाइब्रिडाइज कर करके ऐसा फ्रूट बना दिया जिसमें सीड नहीं होती। तो जिस फ्रूट में सीड नहीं होते उसको क्या बुलाते हैं? सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट बनते कैसे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनते हैं, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एग्जांपल है बनाना। ये तो मैंने तुमको सीधा बोल दिया है ना, लेकिन इसकी डेफिनेशन जरूर कर लेना, ये आपको मदद देगा। यस मैम। और ओके, एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनिक। पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब होता है, देख हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे एम्ब्रियो सेक है, उसमें एक एग होता है, उस एग के साथ मेल गेमीट फ्यूज करता है और फिर वो किसमें चेंज हो जाते हैं? Zygote. और जायगोट फिर किसमें चेंज होता है? Embryo. लेकिन आपने सिंपल पढ़ा है। ऐसे भी तो फ्रूट होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा एग होते हैं, तो अगर इसमें इतने सारे एग है तो मेल गेमीट भी उतने सारे आते ही होंगे। कितने सारे एम्ब्रियो बन होते हैं ना, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनिक है ना। जैसे वाटरमेलन देख लो, जिसके अंदर जितने ज्यादा सीड है उतने ज्यादा एम्ब्रियो बने होंगे ना, हर सीड अंदर एम्ब्रियो होता है, ये बात तो समझ रहे हो ना? यस मैम। Yes. पॉलीएम्ब्रियोनिक मतलब कि एक ही के अंदर बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनिक। यस Yes, अब अगर सीड बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको अपन कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, इसके बहुत से एग्जांपल है, एक समझाती हूँ। मान लो ये है एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक में ये ओव्यूल था, ओव्यूल ने अभी मेल गेमीट का वेट करना था। ठीक है, लेकिन क्या है, ओव्यूल के आसपास एम्ब्रियोसेक के थोड़े बड़े न्यूसेलस के सेल रहते हैं थोड़े टाइम तक। मान लो किसी प्लांट में ये न्यूसेलस के सेल ना अंदर की तरफ आ जाए, अगर न्यूसेलस की तरफ अंदर की तरफ आ जाते हैं ना, तो ओव्यूल को भलेखा लगता है कि मेल गेमीट आ गया, उसको पहचान थोड़ी है ऐसे, उसको लगता है मेल गेमीट आ रहा है, और मेल गेमीट समझ के ओव्यूल अब चेंज होने लग जाता है सीड में। तो देखो फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई ना इसमें, मेल गेमीट आया नहीं, लेकिन ओव्यूल डेवलप हो गया सीड में। ऐसी वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं एपोमिक्सिस। दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस बहुत तरीके से होती है, बस ये एक एग्जांपल है कि ओव्यूल सीड में चेंज हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। समझ आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. दिस इज एन एपोमिक्सिस। याद करने आपको एग्जांपल, स्टेरिस एंड ग्रासिस,
तो इसके अंदर आप पढ़ते हो। एस्ट्रेसी एंड ग्लासेस आप फैमिलीज करोगे मोफोलॉजी के साथ, तो तब उसमें परेशान हो गया, अभी क्यों होता है। सिट्रस एंड मैंगो, नींबू एंड मैंगो। देखो जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया ना, वो एग्जांपल मैंगो वाले का था, जो मैंने अभी तुमको ऊपर मेथड बताया था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। एक बार ये डायग्राम Yes, देख ले। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yo, ma'am. लेबलिंग के साथ देखते हैं, देखो। अच्छा नीचे दोनों ने कुछ किया ही नहीं। देखो ये कॉटिलिडेंस, आपको 2 कॉटिलिडेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये आपको सेंटर का पार्ट दिखा रहे हैं कि ये माइक्रोपाइल पाइल वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ पे आपको छोटा सा होल होगा, एक होल की तरह ये काम करेगा। तो सिंपल कॉटिलिडेंस है, इसमें तो कुछ लेबल करने के लिए बनता नहीं है। नीचे आते हैं, ये रूट टिप है, ओके। देखो रूट टिप है तो उसके पास हाइपोकोटाइल रीजन होगा, और एपिकोटाइल ऊपर की तरफ होगा। Yes. नहीं ये रहा एपिकोटाइल, सॉरी सॉरी, ये रहा पास में, ये रहा एपिकोटाइल। हाँ लेबल कर लो वहां पे, ठीक है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ से शूट निकलेगा, और रूट टिप है तो यहाँ से रूट निकलेगा, ठीक है। ये कॉटिलिडन दे रखा है इसका, ये इसका एंडोस्पर्म लिखा है। देखो इसमें कॉटिलिडन भी है और एंडोस्पर्म भी है, तो ये कौन सा सीड हुआ, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक? कॉटिलिडन भी और एंडोस्पर्म भी, बाहर वाला सीड होता है यार। इसकी लेबलिंग कर लेना, ये तुमको तंग कर सकता है। बेटा ये वर्ड कहाँ पढ़ा था तुमने, स्पुटेलम, मोनोकॉट, डाइकॉट? Mono. मोनोकॉट में क्या था? What? Grass. दिस इज अ कॉटिलिडन, है ना। देख ध्यान से देखना, ये जो कॉटिलिडन है इसको लिख ले जाएगा कॉटिलिडन, और यहाँ पे एंडोस्पर्म है इतना सारा, इसलिए इसको एक कॉटिलिडन से चल रहा था। एंडोस्पर्म तो था ही इसके पास। अब यहाँ ध्यान से लिखना, कोलियोराइजा, यहाँ से किसका जन्म होगा? कहाँ किसका जन्म देगा ये? याद रखना, देख ध्यान से देखना डायग्राम में क्या बोलने वाली हूँ मैं। बेटा पहले है प्लीम्यूल, उसके ऊपर कोलियोपेटाइल, ये आउटर कवरिंग है, ये देखिए बाहर वाला स्ट्रक्चर है, और रेडिकल अंदर है, कोलियोराइजा बाहर है। तो ये जो कोलियोराइजर कोलियोपेटाइल है ना, बिल्कुल बाहर के स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ रेडिकल है और ये बीच में रूट कैप है। इसको अंडरलाइन कर ले, लिख लो इसको, ये वाला पार्ट, दिस इज अ रूट कैप, लिखा। तो अगर डायग्राम बेस्ड आपको ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कौन सा बाहर कौन सा अंदर। तो पहले रेडिकल, फिर रूट कैप, फिर कोलियोराइजा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 2 and 3, ठीक है। कोलियोराइजा लिख ले इसको वहां पे, लेबलिंग में भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बाहर है, सबसे बाहर है हमारे पास कौन, यहाँ पे प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के पास हमारा कोलियोपेटाइल, किसके पास रूट कैप नहीं होती ना। समझ आई बात क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा डरावना है, पर आप भूल लिया करो। हाइपोकोटाइल जहाँ पे बोल दिया उसने, तुमको पता है ना रूट की बात होगी, तो नीचे की तरफ रूट बना लो और ऊपर की तरफ शूट बना लो, ठीक है। और बहुत पास पास स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। दिस इज कॉटिलिडन, इसका फोल्ड इज अ कॉटिलिडन, और ये भी एंडोस्पर्मिक है, देखो नीचे एंडोस्पर्म है। दिस इज सीड कोड, तो हमेशा बाहर तो सीड कोड होगा। इनको ना आपको लेबल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसमें ना हाथ रख लिया करो बुक पे और एक बार रिकॉल करने की कोशिश किया करो, समझे? Yes, ma'am. राइट। तो ये इसका ये है समरी, एक बार इसका ये समरी पढ़ लेना। मैं तुमको अभी क्वेश्चन भेजूंगी, तो तुम लोग क्या करने, क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। आज पता है क्या करना, सोने से पहले क्वेश्चंस लगा लेना, इस वाले पार्ट के सिर्फ क्वेश्चंस लगा लेना और सो जाना। कल सुबह उठोगे ना तो फिर क्वेश्चन एनालिसिस कर लेना, जो क्वेश्चन गलत है उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली, बाकी को तुमने आगे मूव ऑन कर लिया, ठीक है। इसको क्वेश्चन लगा लेना, और कल क्लास में आने से पहले आप क्या रिवाइज करके आओगे? Sexual reproduction, plant. प्लांट किंगडम रिवाइज, प्लांट किंगडम, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. किसी को क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना। तो आज का होगा, आज ही कंप्लीट करना। मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू। Thank you. Good night. मैं इसको नोट ले लेती हूँ। बेटा नीट का पेपर फिक्स है, मई में ही है और कोई नहीं है। अगर ऑफिशियल डेट आएगी तो ऑफिशियल साइट पे आएगी, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके Thank you, ma'am. Okay, बेटा, बाय बाय। good night, ma'am.